A very heartiest good morning to all of you. This is Lalchand Yadav, your SST teacher. Welcome to all in your class. Dear students, as you know, we are reading the first chapter of the economics development, and in this chapter we have covered some important topic. In the last video of this chapter, we had discussed about the national development, and we had find out that we compare to the development of one nation with the other nation, or of the one state with the other state through the एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम. पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम किसी देश के डेवलपमेंट को दूसरे देश के डेवलपमेंट से कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम का सहारा लेते हैं या पर कैपिटा इनकम का सहारा लेते हैं, यानी एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम की मदद से हम कंपेयर करते हैं. यदि किसी कंट्री की एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है किसी दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में, तो वो कंट्री क्या होगी, ज़्यादा डेवलप मानी जाएगी. जैसे कि आप जानते हैं कि जो आप कंसीडर करते हैं, जो जानते हैं कि अमेरिका जो है इस समय क्या है, मोस्ट डेवलप कंट्री है. वो किसके बेसिस पे है, इनकम के ही बेसिस पे है. यानी इनकम के बेसिस पे ही हम जनरली क्या करते हैं, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं. और ये कौन पब्लिश करता है, ये जो करता है ये हम लोग पब्लिश देखते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और बताता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कितनी क्या है, आगे हैं या पीछे हैं, किसकी बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द इनकम. आज हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज इनकम की लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे कि ये जो हम एवरेज इनकम को क्राइटेरिया ले रहे हैं एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने के लिए, क्या ये सही है. मैंने पहले ही आपको वीडियो में, यानी जब इसकी मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था इस चैप्टर की, तभी मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, जो डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है, वो सबके लिए अलग अलग है. किसी के लिए इनकम हो सकता है कि डेवलपमेंट की क्राइटेरिया हो, यानी कोई क्या करता हो कि इनकम को प्रायोरिटी देता हो. ज़्यादातर लोग इनकम को ही प्रायोरिटी देते हैं. हर व्यक्ति इनकम को अपने इंक्रीज करना चाहता है, इसीलिए तो इनकम को क्या लिया गया है, एज ए क्राइटेरिया लिया गया है किसी कंट्री के डेवलपमेंट को दूसरी कंट्री के डेवलपमेंट से कंपेयर करने के लिए. लेकिन ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो और भी ज़रूरी हैं किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एवरेज इनकम. वो लिमिटेशंस क्या हैं, अर्थात इसकी अपनी सीमाएं क्या हैं, यानी एवरेज इनकम में कौन सी चीज़ें नहीं आ पाती हैं. तो सबसे पहले तो डायरेक्ट आप देखिए, 2 पॉइंट मैंने लिख रखा है आपके लिए, जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट द लिमिटेशंस ऑफ द एवरेज इनकम, या व्हाई द एवरेज इनकम इज नॉट द एप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ वन कंट्री विद द अनदर कंट्री. क्यों एवरेज इनकम नहीं होना चाहिए, या क्यों बहुत सुटेबल क्राइटेरिया नहीं है कंपेयर करने का. तो उन सबका एक ही आंसर आपका होगा, जो 2 पॉइंट में आपको लिखना है. पहला है कि ऑल्दो एवरेज इनकम इज वेरी यूजफुल टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और स्टेट, बट इट हाइड द डिस्पार्टीज. ये क्या करती है, ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, ये मेन पॉइंट है कि इट हाइड द डिस्पार्टीज. कौन, एवरेज. अब इसको आपको समझना है कि डिस्पार्टीज क्या है. डिस्पार्टीज का मतलब ये हो गया कि भेदभाव. जैसे कि जो इसमें एक फ्लक्चुएशन है, जो अंतर है इनकम का एवरेज इनकम में, यानी लोगों की जो रियल इनकम, दूसरे पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे, इट डज नॉट, इज नहीं रहेगा इसमें, इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पीपल. ये नहीं बताती है कि इनकम कैसे क्या की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है लोगों के बीच में. इसको हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि सपोज दैट आप कंट्री ए में रहते हैं, या कोई कंट्री ए में रहता है, कंट्री ए लेते हैं हम, और एक को हम लेते हैं कंट्री बी. अब हम कंट्री ए के 3 व्यक्तियों को लेते हैं. सपोज करिए कि कंट्री ए में एक व्यक्ति, 2, 3 व्यक्तियों को हम लेंगे. किसी व्यक्ति की इनकम जो है, मान लीजिए कि 100 रुपये है, किसी की जो है 90 है, तो किसी की 110 है. तो आप तीनों को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल करके आएगा, टोटल निकल करके आपका आएगा 300. और अगर हम एवरेज इनकम निकालेंगे इसकी, तो आप मैथ में ये सब पढ़ चुके हैं कि आप देखेंगे 3 व्यक्ति हैं, तो 300 को हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारी एवरेज इनकम निकल करके, यहाँ पर कैपिटा इनकम निकल करके कितनी आई, 100 आई. तो ये जो 100 निकल करके आई है,
ये देखिए यहाँ के लोगों की रियल इनकम, यानी ये बता रहा है कि कंट्री ए में हर व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, और आप देख रहे हैं 3 व्यक्तियों के एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई 100 कमा रहा है, कोई 90, कोई 110। अब आप देखिए कि ये डिफरेंसेस तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी कंट्री में सारे लोग इक्वल एकदम कमाएं, यानी सब लोग 100 रुपये ही कमाएं या 200 ही कमाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो फ्लैक्चुएशन है, उसका जो फ्लैक्चुएशन की मात्रा है वो कम है। यानी देखेंगे आप तो 10 का गैप इसमें है, और इसमें भी, इसमें और इसमें देखेंगे तो 10 का गैप, और इससे कंपेयर करेंगे तो 20 का गैप है। तो ठीक है, मतलब ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में वी कैन बी कंपेयर विद द हेल्प ऑफ द एवरेज इनकम टू वन कंट्री विद द अदर कंट्री। ऐसी कंडीशन में हम कर सकते हैं। अब हम कंट्री बी को लेते हैं, कंट्री बी के भी हम 3 व्यक्तियों को लेते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति हम लेते हैं, किसी की इनकम जो है सपोज करिए 10 रुपये है, दूसरे को लेते हैं तो 100 रुपये है, किसी तीसरे व्यक्ति की इनकम हम लेते हैं तो मान लीजिए आप कि उसकी एवरेज इनकम जो है वो 60 रुपीज़ है। अब आप तीनों इंक्लूड करेंगे, तीनों को आप इंक्लूड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 170 आएगा, है ना, 170। इसको हम 20 कर लेते हैं ताकि हमको डिवाइड करने में आसानी हो। तो फिर हमारा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब हम इसको 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 3 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आता है, 60 आता है। यानी कि यहाँ की एवरेज इनकम कितनी निकल करके आई है, 60 निकल करके आई है। ये 60 एवरेज इनकम निकल करके आई है, लेकिन ये फ्लैक्चुएट कर रही है। हम कंपेयर तो करेंगे कि ये लेस डेवलपमेंट है, लेस डेवलप कंट्री है। अब इसको हम किसी दूसरे एंगल से समझे तो यहाँ पे देखो, यानी यहाँ पे कंपैरिजन सही बता रहा है कि ये ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि देखिए एक तो इसके एवरेज इनकम में फ्लैक्चुएशन नहीं है, यानी डिस्पार्टीज नहीं है, इसमें डिस्पार्टीज भी है और इसकी एवरेज इनकम भी क्या है, कम है। अब हम एक दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, एक दूसरी कंडीशन लेते हैं जिसमें यहाँ की एवरेज इनकम ज़्यादा है, लेकिन और हम कहते हैं कि ये कंट्री ज़्यादा डेवलप है। लेकिन आप सोचिए क्या वो ज़्यादा डेवलप है। एक दूसरी कंडीशन जैसे कि कोई व्यक्ति 100 कमाता है, ठीक ना, और कोई 200, और कोई जो है 50, ठीक। अब आप देखिए कितना आया आपका आ जाएगा 350, है ना, 350। इसे कितने से डिवाइड करना है आपको, 3 से डिवाइड करना है। इसको आप 60 कर लीजिए ताकि आप डिवाइड कर पाएँ आसानी से, 360। तो इसे करने के बाद कितना आ जा रहा है हमारा, यानी कि डेसिमल में ना आए, हम सिंपल ले रहे हैं, डिवाइड तो हो ही जाता है आपका। तो कितना आया आपका, 120। अब देखिए इसकी एवरेज इनकम जो है इससे ज़्यादा है, लेकिन आप देखिए कि इनकम में फ्लैक्चुएशन कितना ज़्यादा है। तो अब आप ही बताइए कि आप कैसी कंट्री में रहना पसंद करेंगे, आप कंट्री ए में रहना पसंद करेंगे या कंट्री बी में। तो हमारा आंसर होगा कि हम कंट्री ए में रहना पसंद करेंगे, कि क्योंकि यहाँ की इनकम भले ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। यानी किसी को बहुत हाई सैलरी पे की जा रही है तो किसी को कम सैलरी पे की जा रही है। अब कि कोई ज़्यादा कमाएगा तो जो ज़्यादा कमा रहा है वो डोमिनेट कर सकता है सोसाइटी को, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। फिर उससे हमारे जो क्वालिटेटिव लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि फ्रीडम है, पीस है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या नहीं करती, इट हाइड द डिस्पार्टी। डिस्पार्टीज का मतलब जो भेदभाव लोगों के साथ होता है, जो लोगों की इनकम में फ्लैक्चुएशन होता है, उसे ये छिपाती है। इंडिया जो है देखेंगे आप तो कंट्री बी की कैटेगरी में आएगी। क्यों आएगी इसमें देखिए यार हम भूल गए हैं, तो क्यों आएगी, क्योंकि इसमें जो है आप देखें कि फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। भाई हमारे यहाँ पे धीरू भाई अंबानी है, लक्ष्मी मित्तल है, जिनकी इनकम बहुत हाई है, या ऐसे भी देखेंगे तो फ्लैक्चुएशन बहुत अधिक है। भारत जो है इसमें कुछ लोगों की इनकम बहुत हाई है तो कुछ लोगों की बहुत लो है। इससे क्या होता है, अमीरी और गरीबी के बीच में काफ़ी गैप बन जाता है और फिर वो सोसाइटी उसके बेसिस पे डिवाइड होने लगती है। फिर अमीरों के साथ रिलेशंस बनाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, डिस्पार्टीज बन जाती है। डिस्पार्टीज का मतलब होता है अलगाव, है कि नहीं, अलगाव हो जाएगा, फिर सोसाइटी अलग थलग पड़ने लगती है। और जब इक्वल रहेंगे तो फिर इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे होंगे। और दूसरा देखिए कि क्या करता है कि इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। आप देखिए कि यहाँ की एवरेज इनकम 120 है, लेकिन 120 कोई नहीं कमा रहा है कि नहीं। तो ये तो किसी की एवरेज इनकम को नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता पा रहा है एक की 100 है, लेकिन ये नियर बाई है, एकदम आस पास है। तो एग्जैक्ट तो एकदम नहीं होती एवरेज इनकम और लोगों की इनकम,
एकदम एक एक व्यक्ति की उतनी ही इनकम हो बराबर, क्योंकि सैलरी कुछ ज़्यादा कुछ कम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है गैप नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपने ये देख लिया कि ये क्या है, लिमिटेशंस है। तो केवल हम इनकम को अगर क्राइटेरिया लेते हैं तो उसकी ये लिमिटेशन है, यानी ये चीज़ें हम कंसीडर नहीं कर पाते हैं। सो नाउ द क्वेश्चंस पुट अप, विच आर द अदर क्राइटेरिया विच वी मस्ट यूज टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो दूसरी कौन सी क्राइटेरिया हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो हमको डेवलपमेंट को कंपेयर करते समय कंसीडर करना चाहिए। So now we will discuss about the other criterias which are very necessary with the income, यानी हम उन दूसरी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे जो इनकम के साथ साथ बहुत ज़रूरी हैं। What are these criterias? We have discussed about these into the first video of this chapter। जब पहली वीडियो हमने बनाई थी इस चैप्टर की तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोग इनकम के साथ साथ कुछ और चीज़ें चाहते हैं, इनकम्स एंड अदर गोल, यानी मिक्स ऑफ गोल। आपने उसमें देखा था कि लोग क्या चाहते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। सो वी कैन राइट दैट देयर आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट other criteria which must be considered to compare the development of the one country with the other countries when we compare to the development। अब कुछ का हम एग्जाम्पल के तौर पे ये देख सकते हैं कि पहला देखिए आपके टर्म दिया हुआ है, एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसे बोर्ड पे लिख रखा है आपके लिए। आपकी एनसीईआरटी के बुक में क्लियरली ये सब दिया हुआ है। फर्स्ट है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। व्हाट इज़ द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, आप इसे पहले हिंदी में समझ लें। शिशु मृत्यु दर मीन्स कि कौन सी कंट्री में या किस स्टेट में शिशु मृत्यु दर अधिक है या कम है, यानी अब शिशु की कैटेगरी में कौन यहाँ पे आएंगे, वो बच्चे आएंगे जो 1 साल या 1 साल से नीचे की एज ग्रुप के हैं। यानी ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने जीवन के एक भी वर्ष पूरे नहीं कर पाते और उनसे पहले ही वो किसी न किसी डिजीज़ की वजह से या किसी न किसी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से मर जाते हैं। तो आप देखेंगे कि आप देखिए जैसी इसकी डिफिनेशंस मैंने लिख रखी है कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रेन। लाइव चिल्ड्रेन का मतलब होता है, लाइव माने जो मतलब जो बच्चे जिंदा हैं, यानी पूरे जो जन्म लेने के बाद जो सुरक्षित हैं, तो जो 100 बच्चों के कंपेरिजन में हम देखेंगे इन दैट पार्टिकुलर ईयर। अब हम ये देखेंगे ना कि एक किसी भी स्टेट में एक वर्ष में 100 के एवरेज में हम देखेंगे, यानी जितने हुए हैं उसको 100 से हम डिवाइड कर लेंगे पहले, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उस 100 के प्रोपोर्शन में कितने बच्चे डाई हो रहे हैं, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से भी कम एज ग्रुप में यानी उम्र में ही मर जा रहे हैं, यानी वो 1 साल भी अपने जीवन के पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये अगर हम केवल इनकम को लें, इसे ना लें, कोई ऐसा स्टेट हो, कोई ऐसी कंट्री हो जिसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफ़ी हाई हो, अर्थात वहाँ की शिशु मृत्यु दर काफ़ी ऊंची हो, तो क्या वो कंट्री या स्टेट को हम डेवलप कहेंगे? यानी उसने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बहुत मजबूत ना किया हो, और जब हेल्थ फैसिलिटीज़ को मजबूत नहीं करेगा तो आप सोचिए कि वहाँ पे अगर ऐसे बच्चे मरते हैं तो हमारे जीवन के लिए कितने बहुमूल्य हैं, किसी के जीवन के लिए किसी के बच्चे कितने कीमती हैं, वो आप किसी के माँ बाप से ही पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, या आप खुद ही इतने बड़े हैं कि आप उसे समझ सकते हैं कि एक बार के लिए हमारी कमाई ना हो लेकिन हमारा जो बच्चा है वो सलामत रहना चाहिए। तो हेल्थ फैसिलिटी जैसा कि आप देखते हैं कि इटली वगैरह का, यूएसए वगैरह का, न्यूजीलैंड वगैरह का काफ़ी डेवलप है। हमारी कंट्री की भी हेल्थ फैसिलिटी ठीक ही ठाक है, लेकिन बहुत सी कंट्रियों के कंपेरिजन में हम क्या हैं, पीछे हैं। आपकी बुक में टेबल के थ्रू एग्जाम्पल भी दिया होगा जिसमें आपको इनकम कंसीडर की गई होगी कि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और केरला और बिहार का लिया गया है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है आप देख पा रहे होंगे कि बिहार का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या है कि फिर महाराष्ट्र का है, और उसके बाद जाकर के केरला का है। महाराष्ट्र की इनकम जो है केरला से ज़्यादा है, आल्दो द इनकम ऑफ द महाराष्ट्र इज़ हायर देन द केरला, बट द हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑफ केरला इज़ बेटर देन महाराष्ट्र। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर करके उनके साथ कोई भेदभाव कर रहे हैं, ये फैक्ट है, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आप ये जान पाएंगे इसकी मदद से कि ये भी क्राइटेरिया ली जानी चाहिए। दूसरा कौन सी क्राइटेरिया ली जानी चाहिए, वो है लिटरेसी रेट। यानी दूसरा क्राइटेरिया किसमें हम डेवलपमेंट को जब कंपेयर करें तो लिटरेसी रेट को भी कंसीडर करें कि किस कंट्री या किस स्टेट में लिटरेसी रेट कितनी ज़्यादा है।
भाई ये हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है। जब लोग लिटरेट होंगे तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, पीसफुल्ली रहेंगे, तो ये हमारे पास एक ना सोशल हार्मनी इस्टेब्लिश्ड होगी, एक अच्छा वातावरण बनेगा और फिर हम ऐसे वातावरण में रहना चाहेंगे, अच्छा लगेगा हमको, हम अपनी लाइफ को क्या कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। ऑल्दो आवर इनकम इज लेस, यद्यपि हमारी इनकम क्या होगी, कम होगी, तब भी हम कर पाएंगे। लेकिन अगर इनकम हमारी हाई हो, लिटरेसी लेवल एकदम डाउन हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, आप बिहार वगैरह का इसमें दिया है आपकी बुक में कि ये लिटरेसी लेवल भी केरला का देखेंगे आप तो हाई है। इसमें केरला का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम केरला को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपका फैक्ट है। लिटरेसी रेट क्या होती है, इसे भी आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ये टर्म है, ये टर्म डायरेक्ट आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, कि कितनी लिटरेट पॉपुलेशन है इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी 7 साल या उससे ऊपर में कितने लोग हमारे यहाँ पे क्या है, लिटरेट हैं। आप देखते होंगे ना लिटरेसी रेट निकलता है, जैसा कि 70 के नियर बाई यूपी का लिटरेसी रेट है, तो आप देखेंगे कि केरला का, मिजोरम का काफ़ी हाई है, किसी का 98 है, किसी का 99 है, किसी का 95 है। तो ये ज़्यादा मतलब इनकम हमारी ज़्यादा हो सकती है, यानी पैसा होना शिक्षित होने का एग्जाम्पल नहीं है। आप देखते होंगे ना बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन कोई बिजनेसमैन या कोई दूसरा व्यक्ति जो किसी दूसरे तरीके से पैसा कमा रहा हो और कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन इनकम तो उसकी ज़्यादा है ना। तो इनकम के साथ साथ ये भी क्राइटेरिया हम लें, ऐसा नहीं कि इनकम को हम इग्नोर कर रहे हैं, अभी भी आंसर आएगा। तो डेवलपमेंट को हम कैसे कंपेयर करते हैं, तो इनकम के थ्रू ही करते हैं। फिर तीसरा आपका है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, अब यहाँ देखिए, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप। यानी आप देखते हैं ना कि अब ये हमारे यहाँ पे क्या बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया है, यानी ये हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया है, एक प्रकार से हमारा मौलिक अधिकार भी है बच्चों का, और हमारा मौलिक कर्तव्य है, यानी गार्जियंस का, माँ बाप का मौलिक कर्तव्य है कि वो क्या करें कि अपने बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन कम से कम दें। और गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री कर रखा है, यानी अप टू 8th आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना होता है, बल्कि गवर्नमेंट स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आप देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है। जैसे मिड डे मील, आप देखते हैं कि मिड डे मील के बहाने लोग आएँ और भाई उनको अच्छा खाना भी मिलेगा, फिर पढ़े लिखें। और भी देखिए बुक्स वगैरह उनको फ्री दी जाती है, बैग्स दिए जाते हैं, शूज़ दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म दिए जाते हैं उनको। तो गवर्नमेंट जो है विभिन्न तरीक़ों से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट्स को, कि ताकि नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो इम्प्रूव हो सके, अच्छी हो सके। जब ये सब अच्छा होगा तो डेफिनेटली आवर इनकम विल बी इंक्रीज, हमारी इनकम इंक्रीज होगी एंड वी विल कम इनटू द जोन ऑफ द डेवलप। हम किसकी जोन में आ जाएंगे, डेवलप कंट्रियों की जोन में आ जाएंगे, है ना। तो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। मैं समझ रहा हूँ कि आप सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे, कोई बहुत टिपिकल टॉपिक्स नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक्स है। तो आप इनकम के साथ साथ ये भी क्राइटेरिया होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि अभी नेशनल डेवलपमेंट जो आपका एक मेजर टॉपिक था, उसी के तहत आप सब चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम जो करते हैं नेशन को, डेवलपमेंट को किससे कंपेयर करते हैं, इनकम से। इनकम की भी लेकिन क्या है, लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस के बारे में हमने जाना, और फिर हमने फाइनली कुछ सजेशन दिए, यानी जो बुक में दिया हुआ है और कुछ हम लोगों ने अपनी तरफ से दिया कि ये चीज़ें भी आप और भी कुछ चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है कैसी होनी चाहिए, भाई कौन कंट्री औरतों को कितनी फ्रीडम दे रहा है। तो ये भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें अभी इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं, जो क्या है, ज़रूरी हैं क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एक कंट्री के डेवलपमेंट को दूसरी कंट्री के डेवलपमेंट से। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज पब्लिक फैसिलिटीज़। अब हम लोग अपने चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है पब्लिक फैसिलिटीज़। सो व्हाट इज़ द पब्लिक फैसिलिटीज़? फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप, व्हाट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़, कि ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं क्या। तो पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होता है कि द फैसिलिटीज़ विच आर फॉर ऑल्स, द फैसिलिटीज़ विच आर फॉर ऑल्स, यानी कॉमन फैसिलिटीज़, ऐसी फैसिलिटीज़ जो सबके लिए हो, जो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए हो किसी के लिए ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक फैसिलिटीज़ कहेंगे। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द फैसिलिटीज़ विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर जनरली कॉल्ड द पब्लिक फैसिलिटीज़।
जो फैसिलिटीज़ हमको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। बिकॉज दीज सर्विसेज आर फॉर ऑल द पीपल्स, क्योंकि वो सर्विसेज क्या होती हैं? सबके लिए होती हैं। जैसे कि जो एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो क्या है? सबके लिए हैं, है कि नहीं? जो हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे दो, एक तो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, एक प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती हैं। प्राइवेट फैसिलिटीज़ किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। सच एज यू आर गेटिंग द एजुकेशन थ्रू ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, सो यू कैन कंसीडर दैट दिस इज अ प्राइवेट फैसिलिटीज़। जो आप एजुकेशन ले रहे हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि इसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेने के नाते से आप कह सकते हैं कि ये क्या है? प्राइवेट फैसिलिटीज़ है, यानी आप गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का यूज नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को यूज कर रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट जो है फैसिलिटीज़ क्यों प्रोवाइड कराती है? तो गवर्नमेंट आप देखते होंगे जब कंपेयर करेंगे तो जो प्राइवेट सर्विसेज हैं और जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड सर्विसेज हैं उनमें एक तो काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस क्या आता है? कॉस्ट का। जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो फीस ज़्यादा पे करते हैं। अब आपसे अच्छा इसको कौन जान रहा होगा, है कि नहीं? आपके पास कॉल भी बराबर जाती होगी फीस पे करने की, एडमिशन कराने की। और जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग कम फीस पे करते हैं, है कि नहीं? और दूसरा उसमें कंपैरिजन देखेंगे तो फिर उसकी, और जनरली देखेंगे जो सर्विसेज हैं, जो उनके एम्प्लॉई हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा जाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको क्या करती है? बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो आप एक देखेंगे ना कि गवर्नमेंट जो है एक चीप रेट पे प्रोवाइड कराती है सर्विसेज। क्यों कराती है? बिकॉज दीज आर द बेसिक सर्विसेज, क्योंकि ये क्या है? बेसिक सर्विसेज हैं विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द डेवलपमेंट। क्यों? ये बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे अभी देखिए आपकी NCERT की बुक में दिया होगा, द मनी ऑफ योर पॉकेट या द मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट परचेज ऑल द थिंग्स विच यू नीड। यानी जो अगर आपकी इनकम अच्छी है, आप पैसा ज़्यादा कमाते हैं, तो आपके लिए वो पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता है जिसकी आपको ज़रूरत है। आप देखिए बोल्ड लेटर में आपके बुक में लिखा होगा, है ना? लिखा हुआ है कि नहीं कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अच्छी तरीके से जीने के लिए आपको चाहिए। देखिए एग्जाम्पल आपका एकदम करंट का एग्जाम्पल है। आप देखिए कोविड-19 जो एक पेंडेमिक है। अब अगर कोई ये कहे कि हम पैसे के भरोसे पे इससे बच जाएंगे, कि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हम कोविड से बच जाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूटेड हो गया तो कोई ये कह दे कि नहीं हमारे पास पैसा ज़्यादा है इसलिए हम जो है मतलब क्या कर देंगे कि इस इन्वायरमेंट को भी अच्छा बना देंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। और भी बहुत चीज़ें हैं कि आपके पास पैसा तो है लेकिन इतना नहीं है कि आप जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे परचेज कर सकें। जैसे कि आपको चलने के लिए, व्हीकल चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? रोड चाहिए। अब आप कितना रोड बनवाएंगे? आपको दिल्ली जाना है तो आप यहाँ से दिल्ली तक इंडिविजुअली चलने के लिए रोड बनवाएंगे, है कि नहीं? आपको क्या चाहिए? इलाज चाहिए तो आप हॉस्पिटल बनवाएंगे। आपको जो है क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे? स्कूल बनवाएंगे। क्या क्या आप करेंगे? कुछ ऐसी बेसिक सर्विसेज हैं जिसकी हम सबको क्या है? ज़रूरत है। तो आप पब्लिक फैसिलिटीज़ में आप देखेंगे कि द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कैन बी पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। जनरली दीज आर द बेसिक सर्विसेज विच आर वेरी नेसेसरी टू इंश्योर द डेवलपमेंट सच एज एग्जाम्पल ऑफ दीज सर्विसेज। यानी इनका एग्जाम्पल है एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी को ही देखिए, सबको सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी लगा रखी है। जो आपकी पुलिस वगैरह है, जो आर्मी है, वो क्या सिक्योरिटी ही तो है कि नहीं? आप प्राइवेट परचेज करेंगे तो आप कितनी सैलरी देंगे उनको? सही है ना? तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये पब्लिक फैसिलिटीज़ है। जो पीछे आपने पढ़ा, अभी इससे पहले टॉपिक जो पढ़ा था आपने कि वी नीड द अदर क्राइटेरिया, यानी वी नीड द सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विद द इनकम। क्या करने के लिए? टू इंश्योर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए हमें इनकम के साथ साथ कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए। आपने उस पीछे डिस्कस किया था ना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो वो कैसे बेटर होगा? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को हम कैसे कम कर पाएंगे? शिशु मृत्यु दर को कैसे कम कर पाएंगे? जब हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी। अब देखिए हमारे कंट्री में या किसी कंट्री में सबकी इनकम लेवल जो है इक्वल नहीं है। देयर आर द सम पुअर्स हु कैन नॉट बी अफोर्ड टू द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ के कॉस्ट को पे नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। तो गवर्नमेंट सबको जो है ना चीपेस्ट रेट पे प्रोवाइड करती है। यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ आर द सर्विसेज आर द फैसिलिटीज़ विच वी कैन एंजॉय कलेक्टिवली। दीज आर द
दीज आर द चीपर्स, ये क्या है, सस्ती हैं। एंड दे कैन बी गेट द मोर बेनिफिट्स, ये हमको ज़्यादा लाभ दे सकती हैं। जैसे कि आप प्राइवेट व्हीकल से लखनऊ जाएंगे तो आप क्या करेंगे भाई, आपका तेल वगैरह ज़्यादा लगेगा। आप ट्रेन से जाएंगे, आप रोडवेज से जाएंगे, आपके कम कास्ट आएंगे। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ एक तो हमारे क्या करती है, सेविंग करती है, दूसरा हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या करती है, बचाती है। ये सब आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, है कि नहीं। नाउ वी विल टेक द वन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड दिस इज द रिलेटेड बाय द हेल्थ फैसिलिटीज़। वो किससे रिलेटेड है, हेल्थ फैसिलिटीज़ से रिलेटेड है और आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और इससे बहुत क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वो क्या है, BMI। तो फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप व्हाट इज BMI या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI। तो आपका आंसर होगा कि अभी 1 मिनट के लिए ट्रेन जा रही है, बस थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं, बस चली जाए, नहीं तो फिर वो साउंड उसका भी आपके पास जा रहा होगा, है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती ही रहती हैं। अब हमको क्या करना है, उन सबका सामना करना है। आप देखिए आपकी जो है ऑफलाइन क्लासेस बंद हुई हैं, तो भाई ऑनलाइन के थ्रू आपको भी दिक्कतें हो रही हैं, हम लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। फिर भी चैलेंजेस को हमको फेस करना है और हमको इसी में रह करके आगे बढ़ना है ना। चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं BMI के बारे में। क्या है वो, बॉडी मास इंडेक्स है। फुल फॉर्म पूछता है BMI का तो हमको क्या लिखना है, बॉडी मास इंडेक्स। अब इसके बारे में हमने कुछ लिख रखा है, डिफिनेशन बना रखी है। वो ये है कि इट इज़ अ क्राइटेरिया विच इज़ यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवर नरिश्ड। ये देखिए 3 टर्म है आपके पास। नरिश्ड का मतलब ये होता है कि स्वस्थ है। एक प्रकार से आप देखेंगे कि क्या कोई व्यक्ति स्वस्थ है, वो किसके थ्रू आप नाप पाएंगे, BMI के थ्रू, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू। और क्या कर पाएंगे, अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड का मतलब ये होता है कि कुपोषित है। क्या है, कुपोषित। कुपोषित हमारे यहाँ 2 तरीके के लोग होते हैं, है ना। हमारे यहाँ नहीं, हर जगह पे होते हैं 2 तरीके के लोग। एक तो ये होता है कि जिसकी बहुत देख रेख कर दी जाती है, वो भी कुपोषित हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो मतलब एक्सरसाइज वगैरह करना, खेलने नहीं जाते हैं, उनके माँ बाप जाने नहीं देते, सोचते हैं कि हमारे बच्चे को क्या चोट लग जाएगी, फिर ऐसा हो जाएगा, और बैठा करके खूब खिलाते हैं तो खूब मोटे हो जाते हैं, है कि नहीं। फिर कोई काम वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देख पाते हैं, आप देखते हैं कि वो क्या हो जाएंगे, ओवर नरिश्ड हो जाएंगे, है ना। तो तीनों टर्म आपकी समझ में आ गया होगा, क्या, नरिश्ड, अंडर नरिश्ड एंड ओवर नरिश्ड, ठीक है। ये बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू नाप सकते हैं, आप भी अपना नापिएगा। अब हम कैसे इसको करेंगे, यानी अगर कोई कहे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द BMI, हम BMI कैसे निकाल सकते हैं, हम BMI को कैसे पता करेंगे, मतलब कि हाउ फाइंड आउट द BMI, यानी हम कैसे उसे निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर होगा कि वी टेक द वेट ऑफ द पर्सन इन kg। आपको जो अपना वेट या किसी पर्सन का वेट किस में लेना है, kg में लेना है, कहीं ग्राम में मत ले लीजिएगा, किलोग्राम में लेना है। और हाइट को क्या करना है, मीटर स्क्वायर में लेना है। हाइट को किस में लेना है, मीटर स्क्वायर में लेना है, ठीक है। अब देख लेना कि हम सही लिखे हैं मीटर स्क्वायर की नहीं लिखे हैं। हाँ, हो सकता है यहाँ पे भी लिखा जा सकता हो, मैथ का ज़्यादा हमको नॉलेज नहीं है। मीटर स्क्वायर में हम क्या करेंगे, हाइट को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द वेट ऑफ अ पर्सन इज, सपोज करिए कि किसी का जो वेट है वो 25 kg है, हालांकि इससे ज़्यादा ही होगा। 25 kg किसका होगा, फिलहाल ऐसे ही ले लेते हैं। और किसी की जो हाइट है वो क्या है, 1 है, यानी 1 मीटर है। तो 1 मीटर को हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो एक ही आएगा, तो हम करेंगे 25 1, यानी कितना हमारा आएगा, 25 आएगा। यानी जो BMI आई उस व्यक्ति की वो कितनी आई, 25 आई है। BMI कितना आया है, 25। अब आप देखेंगे ना, इसकी क्राइटेरिया है, इसको हमने लिख नहीं रखा है, कि आप देखेंगे कि वो जो क्राइटेरिया है BMI का, वो ये बताता है कि इफ़ द BMI ऑफ अ पर्सन इज बिलो 18, इफ़ आ BMI ऑफ अ पर्सन इज बिलो 18 अगर है किसी की, तो क्या है, अंडर नरिश्ड है। एंड इफ़ द BMI ऑफ अ पर्सन इज बिटवीन 18 to 25, अगर 18 to 25 के बीच में है तो वो क्या है, वो नरिश्ड है। नरिश्ड का मतलब होता है स्वस्थ व्यक्ति है ना। जैसा कि 25 आया हमारा, तो ये क्या है, स्वस्थ व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा। एंड इफ़ द BMI ऑफ अ पर्सन इज ओवर 25, अगर 25 से ज़्यादा है या मोर देन 25 से अधिक है, देन दैट पर्सन विल बी कंसिडर एज ओवरवेट, तो उसे हम ओवरवेट कहते हैं, है ना। जैसे कि किसी का अगर 18 से नीचे आएगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी हाइट ज़्यादा है और हाइट के कंपेरिजन में उसका वेट क्या है, कम है ना। समझ गए कि नहीं बात। और दूसरा क्या है कि अगर 18 से लेकर 25 के बीच में आता है तो हम मानेंगे कि ठीक है, यानी उसके हाइट का और वेट का जो बैलेंस है वो क्या है, बराबर है, ठीक ना। और फिर अगर हम देखें कि अगर 25 से ज़्यादा आता है तो इट मीन्स उसकी हाइट कम है और हाइट के प्रोपोर्शन में जो उसका वेट है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये आपका BMI भी आपकी समझ में आ गया होगा,
है ना। अब नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द क्राइटेरिया विच मस्ट बी कंसिडर्ड या विच आर कंसिडर्ड बाय द ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। आपने एक तो देखा वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कंपेयर करता है एक कंट्री के डेवलपमेंट को दूसरी कंट्री के डेवलपमेंट से। किस बेसिस पे करता है, इनकम की बेसिस पे करता है। उसी की तरह से जैसे वर्ल्ड बैंक करता है वैसे ही यूएनडीपी करता है। ये देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ से आप इसको ले लीजिएगा, ये रहा आपका यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है कि एक संयुक्त राष्ट्र का डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, और उस रिपोर्ट का क्या नाम है, जैसे कि आप देखते हैं ना कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलपमेंट की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ऐसे ही यूएनडीपी क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या आप कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, एचडीआई भी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसको। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें हम लोग इनकम को के साथ साथ कुछ और क्राइटेरिया को कंसीडर करते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है, देखिए इनकम तो पहले भी था, इनकम, हेल्थ का मतलब होता है कि हेल्थ लेवल, कि किसी की हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है, और उसके बाद एजुकेशन लेवल, और देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप कई चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। जब हेल्थ अच्छा होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होगी, है कि नहीं, फ्रीडम कितना मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेसिस पे है कि नहीं है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के थ्रू आप रख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये पब्लिश किया जाता है। सो वी हैव फाइनली डिस्कस्ड अबाउट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मेजरमेंट्स विच आर यूज्ड टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ वन कंट्री विद द अदर कंट्रीज। और आप ऐसे भी समझ पाएंगे कि हम डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए क्या क्या करें। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप डेवलप की कैटेगरी में आएँ तो आपको क्या क्या करना होगा, आपकी इनकम को अच्छा करना होगा, आपकी हेल्थ को अच्छा करना होगा, है कि नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप इस कैटेगरी में आए तो इनकम आपको बढ़ानी होगी, है कि नहीं। फिर आपको हेल्थ अच्छा रखना होगा, एजुकेशन लेवल अच्छा रखना होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये हो गया कि भाई आप कैसे व्यक्ति हैं, क्वालिटी आपकी कैसी है, जेंडर वगैरह में हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना होगा, है कि नहीं। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग केवल चलना चाहते हैं तो भाई किलो इनकम लीजिए, सही है ना। अब किसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, मुझे यूएनडीपी का जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये काफ़ी पसंद है, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसी के अकॉर्डिंग किसी कंट्री के डेवलपमेंट को हमको कंपेयर करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपके आता है कि नेम द क्राइटेरिया विच इज़ यूज टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तो आप लिखेंगे एवरेज इनकम। समझ में आई बात। ये न लिखने लगिएगा कि यूएनडीपी वगैरह, ये तो अलग क्वेश्चन है। आपको लिखना है एवरेज इनकम से हम करते हैं, इनकम के बेसिस पे अभी भी कंपेयर किया जाता है। सो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टू द एवरी टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर विच आई हैव स्टडीड टुडे। हम लोग जितना आज पढ़े हैं वो सब कुछ आपकी समझ में आया है, और पिछला भी जो पढ़े हैं वो भी समझ में आया, ऐसा नहीं पिछला आप भूल गए हों, और सब कुछ आप अच्छे से कर रहे होंगे, है कि नहीं। आप जानते हैं कि 9 अगस्त से आपका एग्ज़ाम भी है, तो यही चैप्टर आपका आएगा भी, और बाकी पीछे के जो चैप्टर है वो भी आएंगे, तो आप उनको भी रिवाइज करिए, इसे भी अच्छे से पढ़िए। आपका कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।